हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों को तक आ रही होगी। आज हम लोग फ्रेंड्स अपने 17th एपिसोड में आ चुके हैं और आज हम लोग अपना एक नया सेशन लेकर के सीआरपीसी के द 10 क्वेश्चन शो। बिना कोई समय गंवाए सीधे मुद्दे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 191 से। क्वेश्चन नंबर 191, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट, the police officer is not bound to give information about the arrest of the accused to any of his relation or friends। अब यहां पर जो चीजें बताई गई हैं, द पुलिस ऑफिसर इज नॉट बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन, ये एक निगेटिव स्टेटमेंट है। पुलिस ऑफिसर इज बेसिकली बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन about the arrest of accused of any about the arrest of the accused to any of his relative or friends। तो पुलिस ऑफिसर बाउंड है इंफॉर्मेशन देने के लिए, और कि किसी व्यक्ति को उसने अरेस्ट किया है यानी अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है उसके रिलेशन को। ये बात अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं सेक्शन 50A में ये बात क्लियरली मेंशन की गई है। मैं आपको दिखा देता हूं सेक्शन 50A। Every police officer or other person making any arrest under this code shall, बात ही खत्म हो गई, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। Forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his friends, relatives, or such other persons as may be disclosed or nominated by arrested person for the purpose of giving such information। तो यहां पर पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू गिव, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, हमें यहां पर कंसीडर करना है। दूसरा, a registered medical practitioner cannot use force to examine a person accused of rape sent by the police for such examination। तो यहां पर भी बता दूं कि ये भी स्टेटमेंट गलत है। अगर हम लोग जानते हैं तो यहां पर क्या कर रहा है, अक्यूज्ड ऑफ रेप। तो रेप के अक्यूज्ड का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो सेक्शन 53A के अंदर होगा, और यहां पर जो है भेजा जाता है किसके तरफ से, पुलिस ऑफिसर की तरफ से। एक चीज और जान लीजिए कि सेक्शन 53A के अंदर कहीं भी अक्यूज्ड पर्सन से कोई कंसेंट लेने की बात नहीं है। ये नहीं कि आपको कंसेंट लेना पड़ेगा अक्यूज्ड से कि हाँ तुम्हारे कंसेंट से मैं तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन करूंगा क्योंकि तुमने रेप कमिट किया है। नो, नॉट एट ऑल। सो व्हेन देयर इज नो कंसेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम द अक्यूज्ड ऑफ रेप पर्सन, तो अगर वो कंसेंट ना भी दे तो उसके साथ विथ फोर्स, यानी कंसेंट नहीं देना का मतलब क्या है, विथ फोर्स उसके साथ उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है। तो यहां पर कह रहा है कि कैन नॉट यूज फोर्स, यूज फोर्स वो कर सकता है। अगेन ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। नाउ विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट, तो कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो यहां पर जो आंसर होना चाहिए नीदर वन नॉट टू, यानी कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, दो भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यहां पर डी नंबर ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इलीगल अरेस्ट डज नॉट विटिएट द ट्रायल। पहला स्टेटमेंट, क्या इलीगल अरेस्ट अगर किया गया तो उससे ट्रायल विटिएट नहीं होता है। दूसरा, अ कन्फेशन इज नॉट इनवैलिडेटेड बाय द इलीगल अरेस्ट। सो कन्फेशन इज नॉट इनवैलिडेटेड, कन्फेशन इनवैलिड नहीं होगा क्या बाय द इलीगल अरेस्ट। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो बात कर रहा है किसके ऊपर, इलीगल अरेस्ट से। अगर पुलिस वाले ने इलीगल अरेस्ट किया है तो क्या वो ट्रायल को विटिएट करेगा। यहाँ कहते हैं कि नॉट इनवैलिड, क्या वो कन्फेशन अगर किया है, कन्फेशन इज नॉट इनवैलिडेट बाय द इलीगल अरेस्ट, सो कन्फेशन यहाँ पर इनवैलिडेट होगा। तो दोनों बातें यहाँ पर आई हैं। तीसरा, mere keeping a person in police station or restricting his movements within the precincts of a police station amounts to arrest। सिर्फ किसी पर्सन को पुलिस स्टेशन में रखना या उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना विद इन द प्रेसेंट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन, क्या ये अरेस्ट के बराबर है, अमाउंट्स टू अरेस्ट है। नंबर 4, अरेस्ट नीड नॉट बी बाय हैंडकफिंग अ पर्सन बट कुड बी कंप्लीटेड बाय स्पोकन वर्ड्स। क्या ये सही है या गलत है। तो यहां पर कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। क्या लगता है कौन सा सही अरेस्ट, सही को इसका आंसर होगा। अगर मैं इसके सही आंसर की बात करूं तो आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं।
बट आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर की चीजों को उलझाया गया है, थोड़ा सा उलझाया गया है। ठीक है, सो उलझाया गया है, तो इसमें देखिए आपके सामने ही आंसर है 1 2 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। तो मैं पहले ही बता दूं आंसर क्यों सही है, उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर देखिए 4 नंबर से शुरू करते हैं। अरेस्ट नीड नॉट बी बाई हैंड कफिंग ए पर्सन। तो बहुत बार देखिए यहाँ पर टर्म लिखा है अरेस्ट, तो अरेस्ट किसी का भी हो सकता है, किसी पब्लिक सर्वेंट का हो सकता है, किसी चोर का हो सकता है, किसी डकैत का हो सकता है, किसी आम आदमी का हो सकता है। सो अरेस्ट के लिए हैंड कफिंग करना जरूरी नहीं है। इवन बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है जहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि हैंड कफ करना जरूरी नहीं है। सो इवन विदाउट हैंड कफिंग अरेस्ट पॉसिबल है, तो ये यहां पर है। इवन उसके अलावा आप स्पोकन वर्ड से भी क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब सेक्शन 46 आप जाकर के देखोगे तो सीआरपीसी के सेक्शन 46 में बहुत क्लियरली मेंशन है, अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट हाउ मेड, यहां पर आप पढ़ सकते हो। यहाँ लिखा है देयर बी ए सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। चलिए मैंने आपको प्रोविजन भी बता दिया। नाउ सी थर्ड पॉइंट, mere keeping a person in a police station his movements within the precinct of it amounts to arrest, yes of course ये भी एक अरेस्ट के कैटेगरी में ही आता है। नाउ कन्फेशन ऑब्वियस सी बात है, और इलीगल अरेस्ट ऑब्वियस सी बात है। इलीगल अरेस्ट का ट्रायल से कुछ लेना देना, ट्रायल तो कोर्ट में होता है, ट्रायल इज हैपनिंग इन द कोर्ट, कोर्ट के सामने होता है, बिफोर द कोर्ट। बट अरेस्ट का काम किसका है, पुलिस का है, जज का काम नहीं है अरेस्ट करना। ओके चलिए, तो यहां पर हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 193। शैल इट बी लॉफुल फॉर ए पुलिस ऑफिसर टू टेक इनटू कस्टडी ए पर्सन who throws or lays down any dirt, filth, rubbish, or any stones on any road or street होगा, or street which causes inconvenience to annoyance to public or annoyance to public। Now see, यहाँ पर सिंपल सा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है। कहा जा रहा है कि क्या एक पुलिस वाले के लिए ये लॉफुल होगा उस व्यक्ति को कस्टडी में लेना, उस पर्सन को कस्टडी में लेना जो व्यक्ति डर्ट, फिल्थ, रबिश या किसी तरह का स्टोन ये सब रोड पर फेंक रहा है, स्ट्रीट पर डाल रहा है, और उसकी वजह से लोगों को यानी पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो रही है, तो क्या उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसको कस्टडी में लिया जा सकता है? तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है यस। सो यस, इवन विदाउट वारंट उसको लिया जा सकता है, उसके लिए वारंट लाने की जरूरत नहीं है। ओके, छोटी छोटी बातें हैं, जैसे यहाँ पर देखिए पर्सन एक टर्म है, तो पर्सन के लिए आपको मैंने बहुत बार बताया है सेक्शन 11 आईपीसी, पब्लिक है सेक्शन 12 आईपीसी। यहाँ पर कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन में भी जाएंगे तो यहाँ पर भी है कन्फेशन। तो कन्फेशन टर्म कहाँ मिलता है, कन्फेशन हमें मिलेगा इंडियन एविडेंस एक्ट में, सेक्शन 24 से कहानी उसकी शुरू होती है। ठीक है, कन्फेशन इज बेसिकली नॉट डिफाइंड इन क्रिमिनल लॉ, नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइंड। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 194। Which of the following police officer may arrest such a person without any warrant who is under suspicion of deserting of any of the armed forces of union? तो यह बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। कोई एक पर्सन है जिसके ऊपर सस्पिशन है कि वो भागा हुआ है, डिजर्टिंग का मतलब यहाँ पर भगोड़े के सेंस में है, भागा हुआ, डिजर्ट किया गया, छोड़ दिया है, त्याग दिया उसने, किस चीज को, आर्म्ड फोर्सेस को छोड़ा हुआ है, तो ये एक अपराध है, इट इज एन ऑफेंस। सो नाउ क्या यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 ऑप्शंस दिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। तो ये जो 3 जो पुलिस वाले हैं, ये जो कैटेगरी है, ये जो रैंक है, ये लोग अरेस्ट कर सकते हैं तीनों के तीनों, या कोई एक इसमें अरेस्ट कर सकता है आर्म्ड फोर्सेस के उस जवान को, उस पर्सन को जो कि डिजर्टिंग का सस्पिशियस है कि वो डिजर्टेड है। तो इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए, सिंपल सी बात है, कोई भी पुलिस ऑफिसर कर सकता है। तो पुलिस ऑफिसर तो सब, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इज ए पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज ऑल्सो ए पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनी पुलिस ऑफिसर, आंसर हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर है 195। A person is arrested for having committed a crime which one of the following is not his right. Where a person is arrested for having committed a crime or having committed a crime,
अब यहां पर किसी व्यक्ति को अगर किसी अपराध के करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया है, पर्सन इज अरेस्टेड फॉर हैविंग कमिटेड अ क्राइम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी हमें गलत ढूंढना है, गलत ढूंढना है। तो सही तो है, उसको छोड़ देना है, गलत ढूंढना है। टू नो द ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट, बिल्कुल उसको जानने का अधिकार है कि क्यों उसको अरेस्ट किया गया है। टू गेट द सर्विस ऑफ लॉयर, बिल्कुल 41D के तहत उसको लेने का अधिकार है, 41D से। ओके, उसको यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं तो 41D आपको याद होना चाहिए, 41D यहाँ पर उसको लेने का अधिकार है। उसको ग्राउंड्स जानने का भी अधिकार है, सेक्शन कौन सा लग जाएगा आपको याद होना चाहिए, ग्राउंड्स जानने का अधिकार है सेक्शन 50 के अंदर, सेक्शन 50 CRPC के अंदर, तो ये भी आपको पता है। टू अप्रोच द कोर्ट फॉर ए रिट पिटीशन फॉर हैबियस कॉर्पस, ऑफ कोर्स उसको जानने का अधिकार है हैबियस कॉर्पस। नाउ नेक्स्ट, टू अप्रोच द कोर्ट फॉर ए रिट ऑफ मैंडामस। अब यहां पर चीजें समझनी होंगी थोड़ी सी। देखिए ये जो क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन तो है क्रिमिनल लॉ से, लेकिन इसमें क्या है, क्रिमिनल लॉ प्लस कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। तो हमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है रिट पिटिशन फॉर हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडामस। व्हाट इज रिट? रिट को हिंदी में बोलते हैं परमादेश, बस सिंपल इतना समझ लीजिए। रिट के बारे में बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल हमारे पास है 32 और आर्टिकल है हमारे पास 226। डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 36 के तहत, सॉरी 32 के तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो। रटने की बात नहीं, इसको प्रैक्टिकल में समझना चाहिए। आर्टिकल 226 के तहत कोई भी पर्सन हाई कोर्ट के सामने जा सकता है अगर उसके किसी फंडामेंटल राइट या इसके अलावा किसी लीगल राइट का भी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का भी अगर वायोलेशन होता है तो यहाँ पर वो जा सकता है। बहुत बार यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर कि आर्टिकल 232 और आर्टिकल 226 दोनों में वाइडर कौन है, तो ऑलवेज रिमेंबर आर्टिकल 226 वाइडर है। अगर कोई दिक्कत हो आपको याद रखने के लिए तो ट्रिक ये है कि बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर ही बड़ा होगा, यानी कि वाइडर होगा। तो 226 इज वाइडर देन आर्टिकल 32। रीजन क्या है? क्योंकि आर्टिकल 32 में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन होने पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जाने के लिए सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं, बाकी के राइट्स के वायोलेशन होने पर भी आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। रिट कितने तरह के होते हैं तो मैं यहाँ पर बता दूं, रिट आपको 5 तरह के होते हैं, सबको पता होना चाहिए, पता होगा भी। एक होता है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, दूसरा होता है मैंडामस, तीसरा होता है क्यूओ वारंटो, चौथा होता है सर्सियोरराई, और पांचवा रिट होता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो ये पांचों रिट यहाँ पर डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू हैव अ बॉडी। खैर फिलहाल हम सीधे ऑप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में आ रहा है टू अप्रोच द कोर्ट ऑफ फॉर ए रिट फॉर हैबियस कॉर्पस। सो पर्सन को अरेस्ट किया गया अपराध करने के लिए, तो क्या वो उसका राइट नहीं है? राइट है, हैबियस कॉर्पस में वो जा सकता है। अगर इलीगल अरेस्ट हुआ है, लीगल डिटेन है, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उस पॉइंट पर वो हैबियस कॉर्पस में जा सकता है। तो हैबियस कॉर्पस में जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है? रिट ऑफ मैंडामस। तो मैंडामस क्या होता है? देखिए मैंडामस का मतलब होता है बी कमांड। इट इज इश्यूड बाय द कोर्ट टू डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी। देखिए देखिए मैंडामस और रिट, ये रिट क्या है? रिट कुछ नहीं है, जज का काम है सिर्फ ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, यानी आदेश देना। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे हाई कोर्ट के जज हो, चाहे वो सिविल कोर्ट के जज हो, चाहे वो सेशंस कोर्ट के जज हो, चाहे CGM का कोर्ट हो, चाहे CBI, कोई कोर्ट हो, उसका काम क्या है? सिर्फ आदेश देना। और बाकी का काम क्या है? फॉलो करना। मतलब अगर आप जज बनते हैं तो आप सिर्फ पैदा हुए हैं आदेश देने के लिए। ओके, नाउ मैंडामस का मतलब होता है वीक कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं, बट किसको आदेश देते हैं? द पॉइंट हियर इज किसको आदेश देते हैं? तो इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी को आदेश देते हैं कि भैया टू परफॉर्म द लीगल ड्यूटीज, जो तुम्हारी लीगल ड्यूटीज है वो करो, विच इट हैज नॉट और रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म। मतलब जो तुम्हारी लीगल ड्यूटी है भैया वो तुम पूरी करो, हम आदेश देते हैं पब्लिक अथॉरिटी को तुम अपनी ड्यूटी करो। ओके, तो ये किसी की किसके किसके अगेंस्ट किया जा सकता है? इट कैन बी शूड बाय द कोर्ट अगेंस्ट ए पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक कॉर्पोरेशन, ट्रिब्यूनल, लोअर कोर्ट भी हो सकता है, या सरकार को भी ये आदेश दे सकते हैं कि भैया आप काम करो। किसको आदेश नहीं दे सकते हैं? राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते हैं कि तुम ये काम करो, गवर्नर को आदेश नहीं दे सकते कि तुम ये काम करो। समझे? इस पर ये एप्लीकेशन नहीं होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है इनडायरेक्ट तरीके से। सो नाउ यहाँ पर ये जो पॉइंट है,
ये हमारे लिए सही है, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या गलत ऑप्शन, तो गलत ऑप्शन क्या होगा कि जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है वो रिट ऑफ मैंडामस के लिए कोर्ट नहीं जा सकता है। दैट्स इट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 196। सेक्शन है 41B इज इनकॉर्पोरेटेड, क्वेश्चन है सेक्शन 41B इज इनकॉर्पोरेटेड इन द सीआरपीसी ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन। कौन से डिसीजन से कनेक्ट होता है? सेक्शन 41B कहां से पैदा हुआ, किस केस लॉ के बाद पैदा हुआ? सबको पता होना चाहिए, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें कुछ करना ही नहीं, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना। मैंने बहुत बार बताया है, डीके बासु में देखिए आपके सामने है 18 दिसंबर 1996, 18 दिसंबर 1996। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल, सीआरपीसी और आईपीसी, तीन तरह के तीन जो प्रोविजंस हैं स्टैट्यूट के, वो यहाँ पर डिस्कस हुए थे। यहाँ पर सारे डिटेल्स आपके सामने है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ओके, बाय द वे मैं आगे बढ़ूँ, थोड़ा आपको मैं बता दूं कि ये जो आपको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का, आईपीसी का, सीआरपीसी का जो भी यहाँ आपको आर्टिकल दिख रहा है या जो सेक्शंस दिख रहा है, वो सब के सब डिटेल से ऐप के ऊपर, टीएलपी एकेडमी के ऐप के ऊपर पड़े हुए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, और गूगल प्ले स्टोर में जाने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डायरेक्ट जा सकते हैं और वहां से जाकर के अपना ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसके डिटेल्ड जो है वर्जन वीडियो के आप ले सकते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 197, a summon issued by a court must be in। समन कैसे इशूड होता है, तो समन की बात कर लेते हैं। समन की बात करें तो यहाँ पर सीधे चैप्टर जो हमारा आ जाएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 6। आ गया, ये रहा चैप्टर नंबर 6। ओके, ये है चैप्टर नंबर 6, तो चैप्टर नंबर 6 से होगा। नाउ यहाँ पर समन है, समन्स होगा, ये समन्स इश्यूड बाय ए कोर्ट। जो समन इशू होता है कोर्ट से वो राइटिंग में होना चाहिए, ऑफ कोर्स लिखित में होगा, डुप्लीकेट होगा, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और अदर ऑफिसर एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। देखिए ध्यान से देखिए, तो ये जो तीनों ऑप्शंस है ना, ये क्या किया इन्होंने, सेक्शन से उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया है, उसी को तोड़ तोड़ करके। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि सेक्शन को तोड़ तोड़ के पढ़िए, सेक्शन को तोड़ तोड़ के पढ़िए। जब तक आप सेक्शन को ब्रेक, ब्रेक करने का भी एक तरीका होता है। अब होता क्या है कि लोग कहानी की तरह सुन लेते हैं, बस हो गया, नहीं, खुद से सेल्फ स्टडी कहीं भी पढ़ो, किसी से पढ़ो, उससे कोई इशू नहीं है, बट भैया रिवीजन तो खुद ही करना पड़ेगा। सेक्शन को ब्रेक करने की कला सीखनी पड़ेगी। जब तक सेक्शन ब्रेक करना नहीं आएगा तब तक आप किसी भी एक्ट को के सेक्शंस को समझेंगे नहीं, और जब तक सेक्शन नहीं समझेंगे तब तक आप कनेक्ट कर ही नहीं सकते। इस चीज को एकदम डाल लो आप दिमाग में। आप कहीं भी जाके किसी पूछो, बिना सेक्शन ब्रेक करके समझे हुए इन डेप्थ आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। सो पहले कॉन्सेप्ट फिर कनेक्ट होगा। सो देखो ये सेक्शन है 61 और 61 से ही कॉपी पेस्ट किया है इन्होंने, कुछ नहीं किया है। देखिए, एवरी समन्स इशूड बाय ए कोर्ट अंडर दिस कोड, कोर्ट शैल बी इन राइटिंग, यहां पर दिया है इन्होंने, इन राइटिंग आ गया। दूसरा, इन डुप्लीकेट, देखो यहां पर दे दिया डुप्लीकेट। तीसरा क्या लिखा, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट और बाय सच ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट। तो यहां पर क्या कर दिया, उसी चीज को कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑल दी अबव, डी। आंसर कनेक्टेड किससे होगा, सेक्शन 61 सीआरपीसी से। मामला फिनिश। हाउ आर दी समन्स सर्व्ड, समन की सर्विस कैसे होती है, समन कैसे दिया जाता है, तो इसका भी आंसर बहुत सिंपल है, पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, बाय एनी ऑथोराइज्ड पब्लिक सर्वेंट, बाय एनी ऑफ द अबव। अब अगर इसका देखना आंसर तो यहां पर है, देखिए सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लियर लिखा है, कुछ नहीं करना। देखिए, एवरी समन्स शैल बी सर्व्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर नंबर 1 और सब्जेक्ट टू रूल्स एंड सो बाय ऑफिसर ऑफ द कोर्ट नंबर 2 और अदर पब्लिक सर्वेंट नंबर 3। तो तीन लोग हैं बैठे हुए जो समन की सर्विस कर देंगे। देखिए ध्यान देना, नया वाला जो एक्ट आ रहा है बन करके वो एक्ट, और इसमें सब में ऑलमोस्ट ये सारी चीजें सेम ही रहने वाली है, ये चेंज नहीं होने वाला। सो 1 2 3 ये तीनों व्यक्ति हैं जो समन सर्व कर सकते, तो ऑल ऑफ दी अब। ओके, नाउ कोई भी कर सकता है, एनी ऑफ द अबव, सॉरी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 199। अंडर सीआरपीसी विच प्लेस अ वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट। तो यहाँ कहता है कि वारंट ऑफ अरेस्ट कहां पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, वारंट ऑफ अरेस्ट जो है हमेशा भारतवर्ष में कहीं भी क्या किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ओके, चलिए आज हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 200। देखिए देखते देखते हम लोगों ने 200 क्वेश्चन कर लिए सीआरपीसी से कनेक्टेड। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करते हैं ना, बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा एफर्ट भी लोगे तो आप बहुत दूर तक चले जाओगे। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील विथ फॉर्म्स ऑफ समन। तो फॉर्म ऑफ समन कहाँ दिया हुआ है, 61, अभी जस्ट दिखाया 61, यहां पर देखिए फॉर्म।
अब यहाँ पर सारी चीजें लिख भी रखी है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देख सकते हो, सेक्शन 61, 61 यहाँ देखिए, सीआरपीसी 61, फॉर्म ऑफ समन्स, एवरी समन इशूड बाय ए कोर्ट अंडर दिस कोड राइटिंग डुप्लीकेट सो एंड सो। याद रखिएगा कि फॉर्म नंबर 1 है सेकंड शेड्यूल का, फॉर्म नंबर 1 आप जाकर के देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब फॉर्म नंबर 1 क्या है वो भी मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूँ, आलस करना अच्छी बात नहीं है, मैं जस्ट सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये हो गया फॉर्म नंबर 1। सेकंड शेड्यूल में उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, ये आया सेकंड शेड्यूल, थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 300, 498, ये रहा फॉर्म नंबर 54321, ये रहा आपका 1, देख लिया, ये है फॉर्म नंबर 1, इसी को मैंने टाइप किया था वहां पर। सी फॉर्म नंबर 1, यहाँ देखिए सी सेक्शन 61, इसका मतलब क्या है, ये सेक्शन 61 से कनेक्टेड है। समन्स टू एन अक्यूज्ड पर्सन, ये देखिए समन्स, ठीक है, फॉर्म नंबर 1। ओके, अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, फॉर्म आपको देखना है तो यहाँ पर देखिए अक्यूज का नाम होता है, अक्यूज का एड्रेस, मतलब किसको, जैसे चिट्ठी लिखते हैं ना आप, टू एप्लीकेशन लिखते हो ना, टू द प्रिंसिपल, तो ऐसे ही टू द अक्यूज सो एंड सो। अब यहाँ पर है वेयर एज योर अटेंडेंस इज नेसेसरी टू आंसर अ चार्ज सो एंड सो, यहाँ पर ये इसका मतलब सॉरी सेक्शंस लगे होते हैं, स्टेट शॉर्टली द ऑफेंस चार्ज, you are hereby required to appear in person or by pleader as the case may be before the magistrate, कौन सा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, सीजीएम जो भी है, ऑन किस डेट को, जो डेट है जो ईयर है वो लिखना है, हियर इन फेल नॉट, आपको फेल नहीं करना है, वो तारीख यहाँ पर जिस दिन जारी किया गया उस दिन की तारीख है, और जिस दिन आना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस दिन उसको बुलाना है वो डेट, यानी फ्यूचर की डेट, आज आज अगर हम जारी कर रहे हैं तो आज की डेट यहाँ पर होगी, सील कोर्ट का होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास लिखा रहता है ना हिंदी में, न्यायालय, यहाँ पर सिग्नेचर आपका यानी कि जज का। ओके, सिंपल है, वेरी सिंपल। ओके, तो आज हम लोगों ने अभी तक कर लिए हैं 200 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं सीआरपीसी का, और ये जर्नी में आगे भी जारी रखूंगा, अदर सब्जेक्ट के साथ भी मैं शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।